नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया नाइसेस्ट लुकिंग गाय। कहा मोदी बढ़िया दिखते हैं पर है बहुत सख्त। साथ ही ट्रंप ने दिया संकेत भारत अमेरिका के बीच जल्द होगा व्यापार समझौता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़ाकू विमान राफेल में भरी उड़ान। 30 मिनट तक आसमान में बिताया समय। पाकिस्तान की उड़ी नींद। पाक के झूठे प्रोपेगेंडा का भी हुआ पर्दाफाश। बिहार चुनावी प्रचार में दिख रहा एनडीए का दम। आज अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह से लेकर दिल्ली सीएम और एमपी सीएम तक की हुई धुआंधार रैलियों के जरिए आरजेडी कांग्रेस पर हो रहा है कड़ा प्रहार। राहुल तेजस्वी ने की ज्वाइंट रैलियां। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में किया चुनावी प्रचार। मंच से राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर हमला। सीएम नीतीश कुमार पर भी लगाए गंभीर आरोप। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फेल हुई शांति वार्ता। इस्तांबुल में बेनतीजा ही खत्म हो गई बैठक। ख्वाजा आसिफ ने वार्ता टूटने का जोड़ दिया इंडिया लिंक। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मुरीद हुए ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से जमकर तारीफ की है। दक्षिण कोरिया के बसान में एपेक सीईओ समिट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइसेस्ट लुकिंग गाय बताया और कहा कि वो ऐसे लगते हैं जैसे आप अपने पिता को चाहते हो। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को खूबसूरत तो कहा, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि पीएम मोदी बहुत ही सख्त आदमी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें समझाना मुश्किल होता है और वो झुकते नहीं हैं। मतलब ट्रंप के सुर बदले से नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर से सीजफायर का दावा किया है, पर टैरिफ को लेकर बड़ा संकेत भी दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत जल्द भारत के साथ ट्रेड डील करने वाले हैं। ट्रंप के बदले सुर क्यों हैं? क्या टैरिफ को लेकर अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं? देखिए, अमेरिका अब टैरिफ को लेकर कोई बात करे या ना, भारत के साथ ट्रेड डील करे या ना करे, भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह अमेरिका है, विश्व की महाशक्ति अपने आप को कहता है, लेकिन आज उसकी स्थिति भारत के सामने क्या हो गई है? प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की स्थिति क्या हो गई है? वो हर मंच पर जाकर भारत का जिक्र करते हैं और जिक्र करते हुए वो निगेटिव तरीके से जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट जानते हैं कि अगर हम बार बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बात करेंगे तो सारे दरवाजे जो आगे के लिए खुले हैं वो बंद हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका की स्थिति और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे कंफ्यूज प्रेसिडेंट बना है, वो उसकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे एक पाकिस्तान जैसा देश जो अलग अलग मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ बात करता था या भारत का जिक्र करता रहा है। आज अमेरिका हर मंच पर जहां जाता है, डोनाल्ड ट्रंप जहां जाते हैं, चाहे रूस के साथ बातचीत में गए हो या फिर यूरोपीय संघ में गए हो या ब्रिटेन में गए हो या फिर कोरिया गए हो, हर जगह वो भारत का जिक्र करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अभी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होगा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो बात उन्होंने अनजाने में कर दी थी कि हमने रुकवा दिया, सीज फायर हमने करवा दी, अब उसके बीच में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे शख्स हैं जिनको झुकाया नहीं जा सकता, उनको दबाया नहीं जा सकता, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। जी, चलिए बात अब अगली खबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। इस दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ये उड़ान न केवल उनकी साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। राष्ट्रपति ने लगभग 30 मिनट तक विमान में सवारी की और करीब 200 किलोमीटर की दूरी भी तय की। ये वही राफेल है जिसने
पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। राष्ट्रपति ने पायलट शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर भी शेयर की। शिवांगी सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने पकड़कर कैद कर लेने का दावा किया था, पर तस्वीर ने पाकिस्तान के मुंह पर एक और तमाचा जड़ दिया है। सर, आज राफेल से जो राष्ट्रपति की तस्वीरें सामने आई है, वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, पाकिस्तान के साथ साथ ये विपक्ष में बैठी हुई जो पार्टियां हैं, इन दोनों को एक सबक प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिखाया है। ये बार बार हिंदुस्तान की पार्टियां जो विपक्ष में बैठकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, और हर बार भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दोनों के ऊपर महिला नेतृत्व को आगे न बढ़ने देने का आरोप लगाती है। लेकिन यही पार्टियां बैठकर यहां पर जब महिला की बात कर रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ही महिला बना दिया। और ये राष्ट्रपति वैसी राष्ट्रपति नहीं है जैसा सोनिया गांधी के समय में कभी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ये आदिवासी महिला सशक्त मजबूत राष्ट्रपति हैं, और इसलिए एक साथ संदेश दिया गया यहां भी और पाकिस्तान में भी कि ये कमांडर इन चीफ जो राष्ट्रपति होती है, तीनों सेना का प्रमुख होती हैं, वो ऐसी नहीं है कि केवल बैठकर कमरे के अंदर, राष्ट्रपति भवन के अंदर केवल सिग्नेचर करने के लिए है। वो समय आएगा तो आर्मी बेस कैंप में भी जाएगी, समय आएगा तो वो एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट भी करेगी, और उनके अंदर ये क्षमता है कि वो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राफेल की उड़ान भी भर सके। ये सेना का मनोबल बढ़ाने वाली बात है। इसलिए ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये जिम्मेदारी दी गई, और जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाया है, ये पाकिस्तान के साथ साथ भारत के अंदर वो जो पार्टियां हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और इंडिया अलायंस, इन सबको प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार सख्त संदेश दे दिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने से पहले ये उड़ान भरने वाली भारत के राष्ट्रपति की वो तस्वीरें और वो वीडियो देख लिया करो। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव को लेकर जबरदस्त प्रचार की शुरुआत हो गई है। चुनाव में एनडीए का दम नजर आ रहा है। आज बिहार में बीजेपी के धुरंधर चुनावी मैदान में नजर आए। अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, सीएम रेखा गुप्ता, सीएम मोहन यादव समेत कई नेताओं ने आज मोर्चा संभाला। दरभंगा के अलीनगर में अमित शाह ने बीजेपी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। रैली से ओंकार भरते हुए शाह ने बताया कि बीजेपी ने 25 साल की मैथिली ठाकुर को बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के टिकट दिया, जबकि विपक्ष परिवारवाद करता है। उन्होंने मिथिला की धरती को प्रणाम करते हुए मैथिली को मिथिला का सम्मान बताया और कहा कि जनता इस बार उन्हें जिताएगी। तो वहीं सिवान से सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर मैदान से योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा हुई, जहां सीएम योगी के स्वागत के लिए बुलडोजर खड़े किए गए थे। योगी आदित्यनाथ ने रैली के जरिए लालू परिवार पर कड़ा प्रहार भी किया। सीएम योगी ने कहा कि जो पशुओं का चारा खा जाए वो मनुष्य का हक भी डकार जाता है। सर, बीजेपी के धुरंधर चुनावी मैदान में है, इसका इंपैक्ट नतीजों में कैसे नजर आने वाला है? यही अंतर है चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने और जीत के बाद या हार के बाद उसे एक्सेप्ट करने में। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, चुनाव की तैयारियां हुई तो उस समय पहले से ये राहुल गांधी जैसे लोग वोटर अधिकार यात्रा निकाले, लेकिन इनको ये पता है, कांग्रेस को भी ये पता है, तेजस्वी यादव को भी ये पता है कि वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे पास नेता कौन है, चेहरा कौन है, और कितने चेहरे ऐसे हैं जो बिहार में इंपैक्ट पैदा कर सकते हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के एकमात्र नेता हैं जो रैलियों में जाकर भाषण देंगे और उनके नेता कार्यकर्ता उससे एक्टिवेट हो सकते हैं, वो वोट में कुछ तब्दील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव का आधार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी पार्टी का एक दूसरा कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, जैसे योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, वो वहां पर जाते हैं और जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 2-3% का फायदा होता है। उनके साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो ये मानकर चलते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम बिहार के लिए भी प्रभावशाली हो सकता है, और ये अगर विश्वास के साथ किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो वो विश्वास हमारे अंदर भी भर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इनके पास जितने भी चेहरे, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, कांग्रेस क्या सुक्खू को मैदान में उतारेगी, कांग्रेस क्या सिद्धारमैया को मैदान में उतारेगी,
या रेवंत रेड्डी को मैदान में उतारेगी? नहीं उतारेगी, क्योंकि इन लोगों के बिहार जाने से केवल इन लोगों के अंदर एक मोरल प्रेशर पैदा होता है कि नहीं नहीं हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, इनका इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं अभी लास्ट टाइम में धीरे धीरे, पहले फेज का चुनाव 6 तारीख को है, उससे पहले ये एक एक क्षेत्र में जाकर ये निर्धारित करेंगे कि अंतिम समय में भी कम से कम 8-10 सीटें और मिल जाए और स्थितियां मजबूत हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि पता है अमित शाह को भी कि जनता दल यूनाइटेड में ये जो नीतीश कुमार हैं उनके इर्द गिर्द 2-3 ऐसे नेता ही हैं जो कि बिहार चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है कि अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने दूसरे जगह के प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल उन क्षेत्रों में प्रचार नहीं करती जहां उनके कैंडिडेट हैं, उन क्षेत्रों में भी प्रचार करती है जहां पर गठबंधन सहयोगियों के कैंडिडेट हैं। जी, तो एनडीए चुनावी प्रचार में जुटी है। तो वहीं आज चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार राहुल गांधी बिहार में नजर आए। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 2 रैलियां की। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में ये रैलियां हुई। तो वहीं प्रियंका वाड्रा कल बेगूसराय आएंगी, जिले के बछवाड़ा में उनकी सभा होनी है। आज राहुल गांधी की रैली में कोई खास दम तो नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने जरूर कुछ ऐसी बयानबाजी की जिससे फिर से माहौल राहुल गांधी के खिलाफ नजर आ गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर जनता से कहा कि उन्हें बस आपका वोट चाहिए। अगर आप नरेंद्र मोदी को नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाचेंगे, वो बस आपके वोट चुराने में लगे हैं। साथ ही राहुल ने फिर दोहराया कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाताओं के धोखाधड़ी करती है और चुनाव परिणामों में हेरफेर करती है। सर, ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी आज लंबे वक्त के बाद नजर आई, कुछ चुनाव में कमाल कर पाएगी क्या? देखिए, कमाल तो हो रहा है और कमाल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है। जो चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का आरोप पार्टी के खिलाफ लगाता हो, वो चुनावी मैदान में जाता क्यों है? राहुल गांधी ये ऐसे कंट्राडिक्शन के शिकार हैं जिन्हें खुद पता नहीं चलता हम चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने आए हैं या चुनाव का विरोध करने के लिए आए हैं। जब आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, ये लोग चोरी करके चुनाव जीतती है, तो फिर आपके लिए स्कोप खत्म हो गया। आप प्रचार क्यों करते हो? क्योंकि आप जब बोलोगे उससे वोट देने के लिए, जो वोट देने के लिए जाएगा उसका वोट ही चोरी हो जाने की बात आप कर रहे हो, तो फिर चुनावी मैदान में जाना नहीं चाहिए। लेकिन खैर, राहुल गांधी फिर से आगे बिहार में एक्टिव हुए और पहले दिन उन्होंने जो कमाल किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कमाल किया, जो बातें कही है, वो नीतीश कुमार के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर नचनिया जैसे शब्द का इस्तेमाल करोगे, नाचना, डांस करना की बात करोगे, तो बिहार के लोग राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी हो जाएंगे। इसलिए ये पहला दिन जो चुनाव प्रचार में गए, फर्स्ट पेज के चुनाव से पहले, वो लगता है कि धीरे धीरे इनकी डिमांड कम होगी, क्योंकि बिहार में जो पोलराइजेशन हो रहा है उसके समर्थन में न तो तेजस्वी यादव और न ही राहुल गांधी कोई पोलराइजेशन को रोकने वाली पहल कर पा रहे हैं। चाहे तेजस्वी के प्रण की बात हो, मैनिफेस्टो की बात हो या इनके अनेक वादों की बात हो, जो कि लोगों के दिमाग में यह दिख रहा है कि आप जीविका दीदी को, जो जीविका मोबिलाइजर है, उनको 30,000 की सैलरी दे दोगे तो बिहार का आधा अकाउंट खाली हो जाएगा। क्या उसी जमाने में ले जाना चाहते हो जिस जमाने में 10 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए आपको 45 मिनट, 40 मिनट और कभी कभी 1.5-2 घंटा राम भरोसे गाड़ियां चलती थी हिचकोले खाते हुए? उसी जमाने में ले जाने की कोशिश है। इसलिए इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब कुछ इंतजार करना है कि फाइनल परिणाम कब आएगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव को खत्म करने के लिए इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता फेल हो गई। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया कि दोनों देशों के बीच हुई ये बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकी है। वार्ता 25 अक्टूबर से तुर्की और कतर की मध्यस्थता में चल रही थी। वार्ता दोहा में पहले दौर की वार्ता के बाद हुई थी, जिसमें 19 अक्टूबर को दोनों पक्षों के बीच सीमाओं
संघर्षों के बाद युद्ध विराम हुआ था। साथ ही अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच विवाद पर बयान देते हुए भारत का नाम लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ समझौता होने ही वाला था, लेकिन अफगान वार्ताकारों ने काबुल से बातचीत की और समझौते से पीछे हट गए। सर, अब तो शांति वार्ता नहीं हो पाई है, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नए जंग की शुरुआत होगी? देखिए, संघर्ष तो चलता रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। जो ख्वाजा आसिफ बोल रहा है कि काबुल का कंट्रोल दिल्ली में है, ये तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर काबुल का कंट्रोल दिल्ली में है तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। अगर तुम इतने आतंकी संगठनों को पनाह देने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल किए, अपनी धरती का इस्तेमाल किए, भारत ने केवल आरोप नहीं लगाए, कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ की, क्योंकि भारत की नीतियां बदल चुकी है। अब वो नीतियां नहीं है जो कांग्रेस के समय में हुआ करता था, जो आज पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान भी आज यही कर रहा है कि भारत के खिलाफ आरोप लगाओ कि आप बीएलए का सपोर्ट कर रहे हो, आप टीटीपी का सपोर्ट कर रहे हो, आप अफगानिस्तान के शासन का उपयोग करके पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी भिजवा रहे हो। यह आरोप तो पाकिस्तान का है और वो आरोप पहले भारत लगाया करता था पाकिस्तान के खिलाफ, डोजियर भेजा जाता था। आज भारत आरोप नहीं लगाता, आज कार्रवाई करता है। इसलिए ये भी कार्रवाई है, ये एक्शन प्लान है कि जिन इस्लामिक कंट्री का पाकिस्तान का सपोर्ट वही चीजों से चलता है कि हम जिहाद, इस्लाम, ये दोनों चीजों के आधार पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब स्थितियां क्या बन गई है कि पाकिस्तान जो जिहादियों का पनाहगाह है, जो पूरे दुनिया में इस्लामिक कंट्री को अपने साथ रखने की कोशिश करता है, आज दो मुस्लिम कंट्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यह अफगानिस्तान आज पैदा नहीं हुआ, पहले से ही पैदा हो रखा था। लेकिन आज स्थिति यह है कि अफगानिस्तान का तालिबानी शासन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। यही नया भारत है और यही नई भारत की पॉलिसी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।